So this video is on SQL, starting off with the theory part. तो इसके अंदर मतलब थ्योरी है, मोस्टली थ्योरी है और सिंटैक्सेस हैं, सिंपल सिंपल कोड्स हैं, तो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। थ्योरी वाला पार्ट उतना था नहीं है, तो स्किप करते हैं अभी के लिए। ये PDF आई विल शेयर इट। सो यहाँ से रियल चैप्टर स्टार्ट होता है। उससे पहले 2-3 टर्म्स समझना ज़रूरी है। ये सारे चीज़ तो ये तो बेसिक्स सी चीज़ें ये तो पता ही चल जाएंगी। मेन है क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। तो SQL स्टेटमेंट मोस्टली 3 टाइप में क्लासीफाइड होते हैं। पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसे मोस्टली क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, डायरेक्ट डिलीट या इंसर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इसी से चैप्टर स्टार्ट होगा। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड्स रहते हैं। इसमें इंसर्शन, डिलीशन और मैनिपुलेशन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तीसरा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये डीपली डिस्कस नहीं करा गया, इसकी खाली थ्योरी पढ़ सकते हो, ये एक्चुअल सिलेबस में नहीं है। SQL के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, इनको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द लिटरल्स एज इट इज़, जैसा पाइथन के अंदर लिटरल्स होते हैं वैसे ही SQL में भी लिटरल्स होते हैं। डेटा टाइप्स SQL के पास ये कुछ डेटा टाइप्स है, 3 कैटेगरीज में डेटा टाइप्स को डिवाइड करा गया है: न्यूमेरिक, डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग टाइप्स। इनके अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे न्यूमेरिक के अंदर होता है इंट और डेसिमल। जैसे पाइथन में फ्लोट और इंटीजर होता है, सेम वैसे न्यूमेरिक ये होते हैं। फॉलोइंग अप डेट टाइम के अंदर डेट एंड टाइम के बारे में चीज़ होती है। थोड़ा नया टॉपिक है, ये इतना डीपली डिस्कस नहीं है, तो इसके बारे में इसमें ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं। तीसरा है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो इसके अंदर 4 varchar आते हैं। दोनों में अंतर ये है कि 4 की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड रहती है, और varchar की जो लेंथ रहती है वो वेरी कर सकती है। यहाँ से एक्चुअल स्टार्ट होता है, जो मेन जो चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहीं से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले व्यू एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस। ये तो सिंपल से कोड है, अगर तुम्हें कभी भी करना है तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दीज। जैसे क्रिएट अ डेटाबेस। जब भी कमांड कभी कभी होता है, डाउट होता है कि मतलब सेमीकोलन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ पे तुम्हें लगता है तुम्हारा कमांड एग्जीक्यूट करना है, जहाँ पे तुम्हें मतलब उस लाइन को चलाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे तुम्हें कंप्यूटर को समझाने के हाँ भाई यहाँ तक है, तो यहाँ तक लाइन चलाते मेरे सिस्टम में, तो वहाँ पर तुम सेमीकोलन का यूज़ करते हो। एक्सेसिंग अ डेटाबेस, डिलीटिंग अ डेटाबेस एंड फॉलोड बाय व्यूइंग द डेटाबेस शो टेबल्स के थ्रू। ये तो बेसिक से कमांड थे। ये पूरे के पूरे एक डेटाबेस के ऊपर एक कमांड यूज़ होता है। फॉलोइंग अप विथ क्रिएटिंग कमांड्स। तो ये DDL का पहला कमांड है। क्रिएट टेबल को तुम सिंपल, ये सिंटैक्स है क्रिएट टेबल का, तुम इसको सिंपली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल है यहाँ पे क्रिएट टेबल में, ये क्रिएट टेबल का एक एग्जांपल है। तो क्रिएट टेबल वैसे तुम इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, उससे मतलब नहीं कि अपर केस से लोअर केस से, उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन मतलब प्रिफर्ड रहेगा कि कैपिटल में लिखो, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश करने में आसानी रहती है। तो क्रिएट टेबल पूरा कैपिटल में, और उसका टेबल का नाम जो भी टेबल का नाम है, लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय है। अब तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें उसको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी। तो तुम उसको यहीं पे मेंशन कर सकते हो, एक ब्रैकेट एम्प्लॉय के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसको ऐसे अलग अलग लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम चाहो तो उसको सेम लाइन में लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखोगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो उसका तुमने ब्रैकेट ऑन किए, और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट ऑन किया और लास्ट में सेमीकोलन लगाना भूलना मत। ब्रैकेट ऑन किया, उसके बाद तुम इसके जो भी कॉलम्स हैं उनका नाम और उनका डेटा टाइप देना शुरू कर दोगे। मतलब इस कॉलम में किस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो varchar दे सकते हो। मतलब अगर तुम्हें कुछ श्योरिटी नहीं कि कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली होती है, लेकिन अगर कहीं पे डाउट है कि इसमें कैसा डेटा जाएगा तो तुम वहाँ पे varchar यूज़ कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। नॉट टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल। ये DML कमांड है, इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल मोस्टली क्वेश्चन इसी से आने वाला है। इवन जो पाइथन का जो इंटरकनेक्शन विद SQL वाला जो पार्ट है, इंटरफेस पाइथन वाला, उसके अंदर भी इसके क्वेश्चंस हैं।
इंसर्शन के, इंसर्शन, इंसर्ट इनटू, जैसे इसमें क्रिएट टेबल, उसमें जैसे ऊपर क्रिएट टेबल था वैसे इसमें इंसर्ट इनटू है। इंसर्ट इनटू उसके बाद जो टेबल तुमने क्रिएट कर रखी है वाली टेबल, मतलब लेट से अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिएट अ टेबल एंड देन इंसर्ट दीज वैल्यूज़ वगैरह वगैरह, उसमें तो तुम टेबल के साथ ही ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अलग से बोला जाए कि इसमें इस टेबल में ये पर्टिकुलर फील्ड इंसर्ट करनी है, तो इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू उस टेबल का नाम फॉलोड बाय ये वैल्यूज़, ये जो भी कैपिटल में चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ना, ये कमांड्स हैं उसके, ये कमांड्स हैं, मतलब ये चीज़ें ऐसे, मतलब ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जानी चाहिए। ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज़, उसके बाद वही ब्रैकेट ऑन ऑफ के अंदर वो उस मतलब वो डेटा फीड कर सकते हो तुम उसमें डायरेक्टली। ठीक है, एक एग्जांपल उन्होंने या तो तुम ऐसे, मतलब तुम ऐसे सिंपली डेटा फीड कर सकते हो, मतलब तुम चाहो तो उसके अलग अलग उनका नाम मेंशन करके भी कर सकते हो, जो भी कॉलम नेम्स है उनका नाम मेंशन करके भी कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसर्टिंग नल वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहो नल वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। नल वैल्यूज़ का मतलब है कि वो चीज़ काउंट नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से नल वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होती हैं। सिंपल क्वेरी टू सेलेक्ट कमांड शुरुआत के एक दो चैप्टर एसक्यूएल के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। ये बेसिकली कोई भी डेटा को रिट्रीव करने के काम आता है, मतलब तुमने इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया, तुम्हें वो डेटा को शो भी तो करना है, तो उसके लिए सेलेक्ट कमांड का यूज़ होता है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम उस टेबल का नाम, जो भी टेबल है उसका नाम। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, स्टार मतलब होता है सब कुछ इंक्लूड कर देगा उसके अंदर। अगर तुम यहीं पे स्टार की जगह कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स का नाम लिखते तो उसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलम से उठाएगा, लेकिन स्टार मतलब सारे कॉलम्स उठा लेगा जितना भी डेटा है। तो सेलेक्टिंग ऑल डेटा के अंदर आता है सेलेक्ट कैपिटल स्टार फ्रॉम उसका जो भी टेबल का नाम है वो। तो एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, इस टेबल को ये पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट आउट करने के लिए तुम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर सकते हो। इस टेबल का नाम एम्प्लॉय है, और हर जगह सेमीकोलन लगाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स, जैसा मैंने बताया था कि कैसे कर सकते हो सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम्स। सेलेक्ट कॉलम्स के नेम, जो भी कॉलम है उनके नेम फ्रॉम उस टेबल का नेम। ठीक है, इसको तुम एक ही लाइन में लिख सकते हो, इन्होंने दो लाइन में लिख रखा है, लेकिन इसको तुम आराम से एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बल्कि प्रिफर्ड है कि एक ही लाइन में लिखो तुम इसको। और अगर तुम अलग अलग लाइन में लिख भी रहे हो तो पहले मत यहाँ पे सेमीकोलन मत लगा देना, मतलब हर लाइन के बाद ऐसे सेमीकोलन लगाना होता, जहाँ पे उस पूरी लाइन का मतलब ख़त्म हो जाता है, मतलब सेंटेंस पूरा ओवर हो जाता है, फुल स्टॉप की जगह वहाँ पे तुम सेमीकोलन लगाते हो। सेलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज़, अब रोज़ कैसे सेलेक्ट करें, तुमने कॉलम तो सेलेक्ट कर लिया, या फिर लेट से तुम्हें कॉलम सेलेक्ट करना आ गया कि तुम डायरेक्टली कॉलम तो सेलेक्ट उस कॉलम के नेम यहीं से एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें रोज़ सेलेक्ट करना है तो तुम क्या करोगे। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल चीज़ कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब इसमें तुम पूरा का पूरा जो टेबल है उसको उठा ले रहे हो, तुम मतलब और कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब तुम ऐसा कोई कॉलम हटा नहीं रहे हो, तो मैं अभी के लिए पूरा का पूरा टेबल उठा ले रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उस टेबल के बाद क्या होगा, क्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब सॉरी वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, वेयर कमांड, तो तुमने स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय से सारा उठाया। अब जहाँ पर भी जेंडर एफ़ के बराबर है, मतलब जेंडर ये है, जहाँ जहाँ पे एफ़ के बराबर है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वो फील्ड्स तुम्हारी आ जाएंगी, तो वो फील्ड्स तुम्हारे आउटपुट हो जाएंगी। सिंपल है। तो वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू एफ, मतलब अगर थोड़ा सा फील ले पाओगे किस तरीके से वर्क कर रहा है इसके अंदर, सेम चीज़, मतलब इसके अंदर ये लेस देन ग्रेटर देन वाले कमांड भी एज इट इज़ वर्क करते हैं। और अगेन मतलब ये जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको तुम वेयर और इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, मतलब स्टार के बाद एम्प्लॉय के बाद स्पेस देके वेयर से शुरू कर सकते हो, और एक्चुअली यही प्रिफर्ड रहेगा कि मतलब उसी लाइन में कंटिन्यू करो। ठीक है, और एक और अनदर एग्जाम्पल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब पूरी की पूरी टेबल उठा ली हमने, उसके बाद क्या लिखा, वेयर ग्रॉस इज़ ग्रेटर देन 4800, जहाँ पे ग्रॉस, ये ग्रॉस है, ये 4800 से ग्रेटर है, मतलब 4800 से ग्रेटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह पे, इन दोनों जगह पे। तो ये दोनों ये एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो होता है,
इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड से मतलब तुम समझ आ रहे होगे कि मतलब जो चीज़ रिपीट हो रही है उनको रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्टिंक्ट जेंडर मतलब अब जेंडर में देखेगा क्या क्या चीज़ अलग है, जैसे एम ये दोनों सेम है, इसको नहीं करेगा। एफ, हाँ ये अलग है। एम, एफ ये सब रिपीटेड है, तो इसमें इसका सिर्फ और सिर्फ एम और एफ बचे, तो ये एम और एफ डिस्प्ले कर देगा। तो इसका सिंटैक्स भी या तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये एक फंक्शन टाइप कह सकते हो, जैसे पाइथन में फंक्शंस होते हैं ना, ये एक तरीके से फंक्शंस टाइप है, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब इसको ऐसे यूज़ करते हैं, सेलेक्ट जो तुम, क्योंकि तुम्हें डेटा डिस्प्ले करना है, सेलेक्ट उसके बाद तुम जहाँ पर उस कॉलम का नाम डालते हो, जेंडर, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कॉलम का नाम आता है, कौन कौन से कॉलम करने हैं, स्टार मतलब सारे कॉलम्स करने हैं। तो तुमने जो भी कॉलम का नाम है उसको डालोगे, लेकिन उसको डिस्टिंक्ट के अंदर डालोगे, डिस्टिंक्ट ब्रैकेट के अंदर। डिस्टिंक्ट एक तरीके से फंक्शन है, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रैकेट के अंदर जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे फंक्शंस और भी हैं आगे, लेकिन हाँ मतलब अभी के लिए ये एक तुम एग्जांपल समझ सकते हो। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, अगर तुम्हें कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस का क्वेश्चन आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन आ जाए, तो तुम सिंपली DSC या फिर डिस्क्राइब का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डिस्क्राइब एम्प्लॉय या फिर DSC एम्प्लॉय, ये दोनों से एक ही तरीके से होगा, मतलब दोनों सेम ही है, तुम्हारी मर्जी तुम्हें जो यूज़ करना है। यूजिंग कॉलम एज LISs, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मतलब जस्ट एक एग्जांपल है। मतलब अगर तुम्हें क्या कहते हैं कॉलम को एज एन LIS यूज़ करना है, तो तुम इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट ई कोड एज, जैसे पाइथन में यूज़ करते हैं ना, इम्पोर्ट दिस एज दिस करके, तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कंडीशन बिटवीन, कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज, जैसा अभी वेयर का यूज़ किया था हमने कि ये पर्टिकुलर चीज़ से ये पर्टिकुलर चीज़, मतलब रोज से रिलेटेड जो भी चीज़ें डील करने के लिए इसमें वेयर का यूज़ कर सकते हैं। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। तो तुमने वही जो टेबल थे उससे तुमने तीन रो कॉलम्स उठा लिए, सेलेक्ट ई कोड, ई नेम, ग्रेड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम था जो अभी देखी थी हमने, उससे तुमने ये 3 कॉलम्स उठा लिए। उसके बाद वेयर ग्रॉस मतलब वही ये जो, जैसे तुम अगर पिछले टेबल में जाओगे तो इसने ये बोल रहा है कि ई नेम, ये ई कोड और ई नेम, ई कोड और ग्रेड हमने उठा लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टेबल की ये टेबल उठा लिए। तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इट्स सेइंग वेयर ग्रॉस इज़ बिटवीन 40,000 एंड 50,000। ग्रॉस, अब तुम यहाँ पे ये चेक कर रहे हो, ग्रॉस इज़ बिटवीन 40,000 मतलब 45 एंड 50,000, तो मतलब आई गेस ये इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा इस तरीके से इसमें वर्क होता है। तो इसके बाद ये दिस विल रिटर्न व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट, सॉरी यप, दिस विल रिटर्न द डिजायर्ड आउटपुट। लेकिन वो मतलब वो चेक तो ये करेगा कि मतलब ग्रॉस जब इसमें इतने से इतने में बिटवीन है, लेकिन तुमने सेलेक्ट के अंदर वही रोज वो कॉलम्स वही डाल रखे हैं, तो फिर उसको स्किप नहीं कर सकता, तो कॉलम्स तो वही डिस्प्ले होंगे, तो ये उसका आउटपुट आ जाएगा। कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट, कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट मतलब इसको अंदर ही समझेंगे। जैसे पाइथन में होता है कि इफ़ दिस इन दिस, इफ़ एलिमेंट A इज़ इन लिस्ट दिस, तो उस तरीके से समथिंग लाइक वही लॉजिक है उसका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब तुमने सारे के सारे कॉलम्स एम्प्लॉय से उठा लिए। वेयर ग्रेड इन A1 और A2, मतलब जहाँ पे ग्रेड जो है वो या तो A1 है या फिर A2 है। सर इस तरीके से मतलब अगर तुम्हें मतलब पर्टिकुलर चीज़ चाहिए कि मतलब ग्रेड इस रेंज से इस रेंज के बीच में, मतलब तो उसके लिए तुम यहाँ पे इसको एज अ टपल या एज अ लिस्ट यहाँ पे तुम इसको शोकेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या ये इसके और इसके अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। उसके और सेम इसी तरीके से नॉट इन ऑपरेटर है, मतलब जैसे पाइथन के अंदर थे इन नॉट इन, उस बिल्कुल वही सेम लॉजिक है। कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर भी काफ़ी बेस्ड मतलब इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न मैचिंग के ऊपर कि मतलब तुम्हें फाइंड करना है कि ये चीज़ें हैं, मतलब तुम्हें एग्जैक्ट नेम नहीं पता, ठीक है। तुम्हें जैसा अपन कहते हैं ना कि मतलब हमें एग्जैक्ट नेम नहीं पता, लेकिन हाँ उसका N से स्टार्ट होता था या उसके नाम में 6 लेटर्स आते थे,
तो या फिर मतलब उसके नाम का बीच वाला लेटर ये था वह ये था, जैसे हिंट जैसे देते हैं, सेम सिमिलरली यहाँ पर भी सेम टू सेम यही लॉजिक है, ठीक है। तो टू एग्जाम्पल टू डिस्प्ले, तो मतलब इसमें दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपन यूज़ कर सकते हैं परसेंट साइन का, और उसके बाद अपन यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर साइन का, ठीक है। द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सबस्ट्रिंग, मतलब परसेंट कैरेक्टर मतलब उसके आगे की सारी चीज़ें, सबस्ट्रिंग होता है कि एक स्ट्रिंग का एक पार्ट होता है, सबस्ट्रिंग मतलब उसके उसके मतलब वहाँ मतलब एक स्ट्रिंग ही कह सकते हो सबस्ट्रिंग, मतलब जैसे एक नाम है, तो अगर मैंने बोला कि ये तो इस नाम जैसे नीला नाम है तो इसका ईला एक सबस्ट्रिंग हो गया, ईला या एल ए या फिर ए सिंपल है, ऐसे करके सबस्ट्रिंग हो जाते हैं, मतलब उसी नाम का पार्ट, उसी नाम को मतलब उसी नाम का एक पार्ट सबस्ट्रिंग, जैसे सबस्ट्रिंग मतलब जैसे सबसेट्स होते हैं, अब हमारे मैथ्स में से सबसेट्स होते हैं, वैसे ही स्ट्रिंग का भी सबस्ट्रिंग होता है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है, तो वही सेम लॉजिक है सबस्ट्रिंग का, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाता है, सबस्ट्रिंग मतलब उसके आगे के सारे जितने भी मोस्टली जितने भी लेटर्स हैं उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद के उनको डिस्प्ले करता है, ठीक है। एग्जाम्पल टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट्स विद आर इन एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, तो उसमें परसेंट का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि मतलब आर उसके बाद का कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, मतलब उसके बाद वो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे परसेंट का साइन यूज़ किया जाता है। और अगर मतलब तो और अगर मैं मेरे को ये खाली मतलब अगर मैं यहीं पे अंडरस्कोर का यूज़ करता तो मतलब आर के बाद सिर्फ एक लेटर आ सकता है, सबस्ट्रिंग मतलब आर के बाद कितने भी लेटर हो सकते हैं उसमें, मतलब सॉरी परसेंट साइन मतलब आर के बाद कितने भी लेटर हो सकते हैं, अगर यहीं पे अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं मतलब आर के बाद सिर्फ एक लेटर है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब नाम आर से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन 2 लेटर का होना चाहिए, अगर वैसा केस है तो वहाँ पे तुम सबस्ट्रिंग वहाँ पे तुम अंडरस्कोर का यूज़ करोगे, मतलब जहाँ पे तुम्हें लेंथ पता है वहाँ पे तुम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे लेंथ तुम्हें पता है इनफाइनाइट है तो वहाँ पे परसेंट का साइन यूज़ होता है। एक और एग्जांपल है जैसे टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय हुज सेकंड कैरेक्टर इन नेम इज़ ई, मतलब उसके नाम का दूसरा कैरेक्टर ई है, तो तुम्हें पता है कि उससे पहले एक कैरेक्टर है, तो तुम वहाँ पे सिंपल ये लगा सकते हो, क्या कहते हैं वहाँ पे सिंपल अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद तुम्हें पता है कि सेकंड लेटर ई है, लेकिन उसके बाद तुम्हें ये नहीं बता रखा कि वो नाम कितनी लेंथ का है, तो उसके बाद तुम परसेंटेज लगा दोगे। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है, इसको एक और बार चेकआउट कर सकते हो। अगला है सर्चिंग फॉर नल वैल्यूज़, मतलब तुम्हें चेक करना है कि वो वैल्यू नल है या नहीं, मतलब वही सिमिलर लॉजिक है जैसे वेयर में अभी तक चेक कर रहे थे हम लोग, वो सेम लॉजिक है। सॉर्टिंग रिजल्ट, तो अगर तुम्हें रिजल्ट को सॉर्ट करना है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में तो वो कैसे करोगे, सिंपल है, जैसे सेलेक्ट, अभी तक हम सेलेक्ट का यूज़ कर रहे थे, सेलेक्ट मतलब जो भी कॉलम नेम्स वगैरह उनको यहाँ पर लिख रहे थे, फ्रॉम उस टेबल का नाम लिख रहे थे, वेयर कंडीशन वो कंडीशन लिख रहे थे कि कौन सी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, अब आता है उसी के बाद तुम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, मतलब बिना वेयर के भी ऑर्डर बाय हो सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी कंपल्शन नहीं है वेयर होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ मतलब ऑर्डर बाय मतलब वो अरेंज कर देगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। एक सिंपल सा एग्जांपल यही है कि सेलेक्ट ई नेम, मतलब तुमने एक ये वाला ये सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय, वेयर ग्रॉस इज़ ग्रेटर देन 40,000, जो ग्रॉस है ये 40,000 से बड़ा है, मतलब 4500 5000 5200 समथिंग लाइक दिस, तो ये तीन चीज़ें तुम्हारी, ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है, ये तुम्हारे 3 रोज़ आ गए, और तुमने खाली ई नेम को डिस्प्ले करना है तो नीला सॉरी जो भी है रवि और रूबी, ये 3 नाम मतलब तुम्हारे डिस्प्ले होंगे। अब तुम इनको इसी को ऑर्डर करना है बाय ई नेम डिसेंडिंग, ई नेम बाय उस कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसको करना है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम्हें इसी नाम के अकॉर्डिंग करना है, क्या होता है तुम्हें जेंडर के अकॉर्डिंग, क्या तुम्हें ग्रेड के अकॉर्डिंग अरेंज करना हो, तो उसके बाद ऑर्डर बाय उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें अरेंज करना है, और उसके बाद असेंडिंग वे में अरेंज करना है, डिसेंडिंग वे में अरेंज करना है, वो तुम्हें खुद लिखना है। अगर तुम असेंडिंग करना है तो ASC लिखोगे, डिसेंडिंग करना है तो DESC, स्मॉल कैपिटल वो तुम्हारी मर्जी है, एंड देन सेमीकोलन। मॉडिफाइंग डेटा इन टेबल्स, तो यहाँ पे आता है अपडेट मेथड का यूज़ किया जाता है, तो अपडेट मतलब छोटी छोटी चीज़ जो जहाँ पर भी तुम्हें मतलब तुम्हें मॉडिफाई करना है कोई भी चीज़ को, मतलब तुम्हें लेट से यहाँ पे 50 to 100 है, तुम्हें लगा है कि मैंने गलती से वैल्यू दे दी तो तुम उसको चेंज करना है, तो वहाँ पे तुम मॉडिफाई का यूज़ कर सकते हो, तो मॉडिफाई मतलब अपडेट का यूज़ कर सकते हो, तो अपडेट एम्प्लॉय, तो ऐसे स्टार्ट होता है अपडेट और उस टेबल का नाम, जो भी टेबल है तुम्हारी उसका नाम, उसके सेलेक्ट कॉलम और उसको वैल्यू, जो भी कॉलम है उसकी वैल्यू,
तो कॉलम कॉलम ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस इज इक्वल्स टू 5500 वेयर ई कोड इज इक्वल्स टू, मतलब तुम्हें अब कॉलम तो पता चल गया कि कॉलम इस कॉलम के अंदर करना है, चेंजेस इस कॉलम में करना है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि किस रो के अंदर करना है, तभी तो तुम्हें एग्जैक्ट वो वैल्यू पता चलेगी जहाँ पे तुम्हें चेंज करना है। तो वेयर कॉलम का नाम तुमने मेंशन किया वेयर, अब तुम यहाँ पे कंडीशन दोगे वेयर, अब वो तुम ऐसी कंडीशन दोगे कि वो एक पर्टिकुलर कॉलम हाइड हो जाए, मतलब वो कॉलम्स सॉरी वो एक पर्टिकुलर रो या फिर वो रोज जो तुम्हें चूज़ करनी है वो सेलेक्ट हो जाए। तो वहाँ पे तो उसको तुम चूज़ कर सकते हो। एग्जांपल अपडेट एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है जो एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय करना है, अपडेट करना है, सेट ग्रॉस, जो ग्रॉस वाला मतलब हमें ग्रॉस के अंदर चेंजेस करने हैं, ग्रॉस इज इक्वल 5500। अच्छा हमें तो ग्रॉस का एक पर्टिकुलर सेल को मतलब 5500 करना है। वेयर ई कोड इज इक्वल टू 1009, जहाँ पे ई कोड 1009 है, मतलब तुमने पूरी ग्रॉस करा, उसके बाद तुमने ई कोड जहाँ पे है वो 1009 करा, तो मतलब 5200 आया ये वाला। तो ये वाला सेल तुम्हें चेंज करना है, इसको चेंज करना है तुम्हें 5500 में, जो तुमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके सिर्फ हर एक टॉपिक से सिर्फ एक एक क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब तीनों के तीनों बहुत ईजी चैप्टर है, जितना भी एसक्यूएल है पूरा ईजी है। अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स के अंदर तुम ये एग्जाम्पल चेकआउट कर सकते हो ये PDF लेने के बाद। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, अगर तुम्हें पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करना है टेबल के अंदर से, देखो ड्रॉप DB अलग था, ठीक है, ड्रॉप और डिलीट के अंदर क्या फंक्शन होता है तुम्हें बता भी देगा। डिलीट एक DML कमांड है, ड्रॉप एक DDL कमांड है। ड्रॉप पूरी की पूरी टेबल को हटाता है, डिलीट उस टेबल में से कुछ फील्ड्स को हटाता है, जैसे डिलीट इन सारी चीज़ों को हटाएगा। मतलब जैसे एम्प्लॉय टेबल के अंदर है, इनमें से मान लो किसी एक रो को हटा दिया, किसी कुछ पर्टिकुलर चीज़ को हटा दिया, ठीक है, लेकिन अगर तुम ड्रॉप का यूज़ करके ड्रॉप पे पूरी टेबल ही डिलीट मार देगा, सिंपल सा रूल है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम उस टेबल का नाम और कंडीशन क्या है वहाँ पे, ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू A1, ठीक है, मतलब तुम्हें ये पता करना, अगर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे आता है कि टू रिमूव ऑल द स्टूडेंट्स जिनके टेबल में मतलब जिनके ग्रेड A1 से ऊपर है, तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू A1, मतलब जहाँ पे ग्रेड A1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ग्रेड A1 से कहाँ जाता है, तो ये पर्टिकुलर एरिया और ये एरिया जो सॉरी जहाँ A1 के बराबर है, ये दो फील्ड उस जगह से डिलीट हो जाएंगे, सिंपल। ऑल्टर कमांड, ये ऑल्टर कमांड मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर के अंदर था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़े लोगों को कभी लोगों को दिक्कत इसमें थोड़ी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऑल्टर कमांड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। मॉडिफाइंग कॉलम, तो ऑल्टर कमांड के एक्चुअली सबसे पहले यूसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या क्या यूज़ आता है। एडिंग कॉलम्स टू अ टेबल, ठीक है, मॉडिफाइंग कॉलम्स डेफिनेशंस ऑफ अ टेबल, डिलीटिंग कॉलम्स ऑफ अ टेबल, एडिंग कंस्ट्रेंट्स टू अ टेबल, एनेबलिंग डिसेबलिंग कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। मोस्टली इसका जो काम है वो है कॉलम से रिलेटेड काम है। अभी तक हम लोग थोड़ा रोज़ और टेबल ओवरऑल टेबल से रिलेटेड काम कर रहे थे, मतलब हम लोग चीज़ें तो कॉलम के अकॉर्डिंग ही लेके चल रहे थे, जैसे यहाँ पे इंसर्ट में कॉलम के अकॉर्डिंग है, सेलेक्ट और इंसर्ट में कॉलम के अकॉर्डिंग, सॉरी इंसर्ट में नहीं, सिर्फ सेलेक्ट में कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन वो खाली डिस्प्ले करने के लिए, मेन काम हम लोग रो पे कर रहे थे। लेकिन ऑल्टर क्या करता है, ऑल्टर थोड़ा कॉलम्स के ऊपर फोकस करता है। तो सबसे पहला आता है एडिंग कॉलम्स टू अ टेबल। मानो तुमने एक टेबल बनाई, ठीक है, अभी तक तुमने ये 3 चीज़ बनाई, तुम चाहते हो कि यार मेरे को एक और कॉलम की ज़रूरत है, तो वो तुम कैसे क्रिएट करोगे। तो ऑल्टर टेबल, उस टेबल का नाम, उसके बाद ऐड उस कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट, वो जो चीज़ तुम उसमें देते हो, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में जब क्रिएट टेबल करते हो, अगर तुम्हें क्रिएट टेबल के टाइम पे कोई कॉलम भूल गए तो तुम उसको ऐसे करके ऐड कर सकते हो। तो ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, जो तुम्हारी एम्प्लॉय नाम की टेबल है वो, उसमें ऐड, ठीक है, ऐड उस कॉलम का नाम, एड्रेस, ठीक है, तुमने उसका नाम दे दिया, जैसे यहाँ पे ये है एड्रेस वार 50, मतलब मैंने बोला तुम्हें वार दे सकते हो, उसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मतलब कोई वैल्यू इन द सेंस की 255 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो वार फिर उसके बाद ये आ गया यहाँ पे सेमीकोलन। तो इससे सिमिलर फैशन में ये चीज़ वर्क करती है। जो भी ये जो हाईलाइटेड बोल्ड हो रखा है, मतलब ये कमांड्स है, पर्टिकुलर कमांड्स।
उसके बाद इफ़ यू नॉट स्पेसिफाई, अगर अगर अभी तक तो अगर तुमने ऐसे करा, मान लो तुम्हारी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब उसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, और तुमने अगर ऐसे ही मतलब एक नया एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो अब उसको कुछ तो वैल्यूज़ तुम्हें देनी होंगी, तुम्हें उसकी वैल्यूज़ थोड़ी ना पता है, मतलब हर एक फील्ड के कुछ तो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नल देता है। लेकिन अगर तुम उसमें क्या कहते हैं नॉट नल मेंशन कर दो, यहाँ पे अगर ऐड एड्रेस वार्चर स्पेस नॉट नल मेंशन कर दो, तो फिर क्या होगा, तो फिर जैसे ये एग्जांपल है नॉट नल ऐसे करके ऑल्टर टेबल टेस्ट ADT कॉलम 4 इंट नॉटल, ठीक है। तो तुमने सब कुछ मेंशन कर दिया। इसके बाद अगर तुम नॉटल मेंशन कर देते हो, उस केस में क्या करेगा कि अगर तो यहाँ पे वार्चार लिखा, अगर यहाँ पे वार्चार लिखा है तो फिर कुछ नहीं, तो फिर क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेस ऐड कर देगा और कुछ नहीं करेगा। अगर इसी की जगह यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे 0 ऐड कर देगा। एज सिंपल एज दैट। अगला आ गया अगला टॉपिक है मॉडिफाइंग कॉलम्स यूजिंग ऑल्टर टेबल्स, ठीक है। मैंने बोला ऑल्टर कमांड जो भी है मोस्टली सिर्फ और सिर्फ कॉलम स्पेसिफिक है, मोस्टली कॉलम स्पेसिफिक है। तो ऑल्टर टेबल चेंज ऑल्टर टेबल, और तुम्हें कुछ भी मतलब कॉलम्स को चेंज करना है, या फिर मतलब कॉलम के नेम को चेंज करना है, या फिर डेटा टाइप चेंज करना है उस कॉलम का, तो वहाँ पे ये चीज़ आ सकती है। और अगर तुम्हें सिर्फ अगर मतलब वैसे तुम चेंज के साथ सब कुछ चेंज, अगर तुम्हें नाम वगैरह चेंज करना है तो तुम उसके लिए चेंज का यूज़ करोगे। अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है तो तुम मॉडिफाई का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। अगला आता है डिलीटिंग कॉलम, सिंपल एज दैट ड्रॉप, ठीक है। अभी तक जो ड्रॉप का यूज़ कर रहे थे वो ड्रॉप DB के लिए था, जो मैंने तुम्हें इससे पहले दिखाया था। वो डेटाबेस या फिर पूरा वो या फिर टेबल को ड्रॉप करने के लिए था। कॉलम्स को अगर तुम्हें हटाना, अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कॉलम को हटाना है तो उसके लिए भी तुम ड्रॉप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी रो को हटाना है उसके लिए डिलीट का यूज़ करते हैं, अगर किसी कॉलम को हटाना होता है तो उसके लिए ड्रॉप का यूज़ करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इसको चेकआउट कर सकते हो। एडिंग रिमूविंग कंस्ट्रेंट्स टू अ टेबल, तो कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स हमें पता है कि जो कि कुछ लीगल, जैसे वहाँ पे वेयर हेयर टाइप था, मतलब वेयर टाइप नहीं एग्जैक्टली, मतलब इट्स लाइक मतलब कुछ तुम उससे एक पर्टिकुलर रोल दे रहे हो कि भाई तेरे को हमने एक पर्टिकुलर रोल दिया है, तेरे को ये रोल निभाना है। तो उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स में आता है जैसे एग्जांपल्स लाइक प्राइमरी की, फॉरेन कीज, समथिंग लाइक दैट। ये अगले पेज में है कंस्ट्रेंट के बारे में मोस्ट चीज़ें। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की। यहाँ पे जैसे नॉट नल जो चीज़ था ना, जो भी कंस्ट्रेंट अगर तुम्हें देना रहता है तो ऐड के बाद जैसे जहाँ पर तुम उसका डेटा टाइप मेंशन करते हो उसके बाद तुम कंस्ट्रेंट दे सकते हो। तो ये 6 कंस्ट्रेंट है। तो इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। नॉट नल कंस्ट्रेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट इन द सेंस कि इसमें सबकी वैल्यूज़ पहले से दी जा रही है, मतलब इसके अंदर, मतलब अगर तुम वो चीज़ एक टेबल क्रिएट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसे पाइथन में रहता था डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तुम उसमें ऑलरेडी सेट कर रहे हो। तो वहाँ पे तुम जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुमने 80 सेट कर रखा, तो तुम 80 सेट कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट मतलब उस टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो यूनिक रहेंगी। मतलब अगर उसके मतलब उसमें जैसे लेट से रोल नंबर जैसी चीज़ हो गई, वो कभी रिपीट नहीं हो सकती। तो तुम उसको या सीरियल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, वो चीज़ कभी रिपीट नहीं हो सकती। तो तुम उसमें यूनिक फील्ड ऐड कर सकते हो। वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ताकि मतलब उस कॉलम की चीज़ें मतलब रिपीट ना हो। अगर वो रिपीट होगी तो बाद लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकती हैं, ठीक है। अगला आता है चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। चेक कंस्ट्रेंट मतलब जब भी तुम उस चीज़ को रन करोगे, जब भी तुम उसके अंदर डेटा ऐड करोगे या फिर उसके अंदर डेटा फीड करोगे, तो तुम्हें एक चीज़ ज़रूर चेक करनी रहेगी, मतलब तुम्हें वो पर्टिकुलर कंडीशन को पास करना पड़ेगा, तभी तुम डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यूनिक होने का, जैसे यहाँ पे यूनिक एक कंडीशन है, वैसे तुम्हें उस पर्टिकुलर जो भी तुम्हें चेक करना है, एक तुम यहाँ पे उसको कस्टम, जैसे यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे तो तुम बस खाली ये चेक करना है कि मतलब वो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। चेक के अंदर तुम कुछ भी चीज़ें दे सकते हो। चेक के अंदर तुम एक पूरा एक्सप्रेशन दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं होनी चाहिए इस ग्रुप के अंदर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू होनी नहीं चाहिए इस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। ये इंटीजर कॉलम है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सारी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला है प्राइमरी की। प्राइमरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Primary key is used to identify each row in a table. A primary key can consist of more than one or more than fields on a table. When multiple fields are used as primary key, they are called composite key.
ठीक है। तो प्राइमरी की मतलब उसके प्राइमरी मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब उसके उसी के बेसिस पे तुम्हें हर जगह जज किया जाता है। जैसे अगर लेट से एक रियल लाइफ एग्जांपल है तो आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तुम्हारा एक तरीके से प्राइमरी के, वो हर जगह तुम्हारा काम आता है, हर जगह तुम्हें उसी से आइडेंटिफाई होते हो। अगर इंटरनेशनली देखो तो तुम्हारा पासपोर्ट, पासपोर्ट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। पासपोर्ट तुम्हारा प्राइमरी की है, ठीक है। तो उसी तरीके की चीज़ जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे डिस्टिंग्विश पार्ट है, मतलब उसके अंदर चीज़ें प्राइमरी की के अंदर कभी चीज़ें रिपीट नहीं हो सकती हैं, तो वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वो पूरे टेबल में सिर्फ एक ही हो सकता है। और अगर प्राइमरी की मल्टीपल हुई तो मतलब उसको कंपोजिट की हम नाम देते हैं, ठीक है। अगर एक से अधिक प्राइमरी की हमें टेबल में मिली तो सिंपल है, जब भी तुम क्रिएटेबल करोगे, अगर क्रिएटेबल जब भी तुम्हें करना है तो तुम ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, या तो तुम यहाँ पे कर सकते हो, मतलब एट दी एंड भी कर सकते हो, या फिर तुम मतलब उस जब 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 तुम उस कॉलम का नाम दे रहे हो, उसका डेटा टाइप दे रहे हो, तो उसी के साइड में भी तुम उसको मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है। एज आई सेड, द लेटर वे इज टू यूज समथिंग लाइक कंपोजिट की टू स्पेसिफाई कंपोजिट की। मतलब अगर तुम एक से जाती प्राइमरी की कर रहे हो, तुम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, और तुम मतलब जैसे एक ब्रांच भी है और सीड भी तुम्हें करना है, तो इसे कंपोजिट की कहेंगे, इसे एग्जैक्टली प्राइमरी की नहीं कहेंगे, ठीक है। अब आती है फॉरेन की। तो हर एक प्राइमरी की, मतलब एक प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में जाके अगर वो क्या कहते हैं, एक तरीके से नेविगेट कर रही है दो टेबल को, अगर जो भी की दो टेबल को जोड़ती है, उसे प्राइमरी की कहते हैं, सॉरी उसे फॉरेन की कहते हैं, ठीक है। इस फॉरेन की इज़ अ नॉन की कॉलम ऑफ अ टेबल दैट ड्रॉज इट्स वैल्यू फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। एग्जैक्टली ये रोल नंबर यहाँ पे इसकी प्राइमरी की है, ये यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये इसका चाइल्ड टेबल है, तो मतलब इसका मतलब ये इसकी फॉरेन की है। इसको तुम ऐसे मेंशन कर सकते हो, फॉरेन की एज अ लेकिन फॉरेन की जब भी तुम मेंशन करोगे कि ये इसका फॉरेन की है, तो उसका रेफरेंस तुम्हें साथ में मेंशन करेगा, रेफरेंस के साथ जो उसका ओरिजिनल टेबल है जहाँ पे वो प्राइमरी की है, उसका नाम मेंशन करना रहेगा। इसके क्वेश्चंस उतने आते हैं, लेकिन फिर भी तुम इसका सिंटैक्स पढ़ना, एक बार इसका सिंटैक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेफरेंसिंग एक्शंस, कैस्केड, सेट नल, नो एक्शन, रिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मोस्टली अब क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं, तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स को चेकआउट करना है तो मुझसे क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प ले सकते हो। अब डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं कुछ फंक्शंस पे, एग्रीगेट ग्रुप फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर स्टार्टिंग में एक फंक्शन बताया था डिस्टिंक्ट वाला, उसी तरीके से ये भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, और तुम इसको सेम तरीके से यूज़ करते हो। सेलेक्ट के जस्ट बाद तुम उस फंक्शन का नाम लिखते हो, उसके ब्रैकेट के अंदर जो पर्टिकुलर कॉलम में फंक्शन यूज़ करना रहता है, तुम उसका नाम लिखते हो। एग्जाम्पल एवरेज, सेलेक्ट एवरेज, सैल मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम EMPL, मतलब फ्रॉम तो लिखना ज़रूरी है, जो भी जो भी पर्टिकुलर डेटाबेस है उसका नाम, वो तो लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम्हें जिसका भी एवरेज चाहिए तो तुम उसमें एवरेज सैल करके लिख सकते हो, तो इसका आउटपुट ये आ जाएगा। सैलरी, तुमने सेलेक्ट एवरेज सैलरी मतलब सैलरी, उसका एवरेज चाहिए तुम्हें फ्रॉम EMPL, तो ये ऐसा आउटपुट आ जाएगा, इन सब का एवरेज आ गया। सेम तरीके से काउंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी सारी चीज़ें, मतलब काउंट के साथ मोस्टली तुम स्टार का यूज़ करते हो, तो काउंट टोटल स्टार, मतलब कितने ये हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। काउंट टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितने टाइप की हैं, तो जॉब्स में क्या है, 1 2 क्योंकि सेल्समैन रिपीट हो रहा है, मैनेजर और नल, तो 1 2 सॉरी मतलब चार टाइप की चीज़ें, मतलब इसमें नल आ गया तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मानी नहीं जाएगी। तो चार लोगों की जॉब से एक नल था, तो उसको काउंट नहीं किया गया, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हें कोई कहीं पर भी काउंटिंग का यूज़ करना है, मतलब तुम्हें चीज़ें काउंट करनी, टोटल कितनी चीज़ें, तो वहाँ पर काउंट का यूज़ करोगे। मैक्सिमम तो उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, जो कि यहाँ पे 9870 है। सेम एज इट इज़ फॉर मिनिमम वैल्यू, सेम एज इट इज़ फॉर सम, ठीक है। ग्रुपिंग रिजल्ट बाय ग्रुप बाय फंक्शंस का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ग्रुप बाय का क्या यूज़ करना है, ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल दिस रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड्स और अ ग्रुप ऑफ फील्ड, मतलब आइडेंटिकल वैल्यूज़ को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर देता है, हल्का समथिंग सॉर्टिंग की तरह है। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम एंड विद द एग्रीगेट फंक्शंस इन विच
केस द एग्रीगेट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। एग्जैक्टली, तो इसको चेकआउट कर, इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार। तुम्हें उसके काउंट करने हैं, तुमने जॉब कॉलम सेलेक्ट कर लिया और तुम्हें सब कुछ काउंट करना है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ कितने बार आई है उसको काउंट करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी चीज़ें हैं मतलब उन्हें काउंट करना है। जैसे क्लर्क एक है, सेल्समैन दो हैं यहाँ पे, और मैनेजर एक है। तो तुम्हें इस तरीके से इसका ये आउटपुट मिल जाएगा, ग्रुप बाय जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुप करना था हमें। एग्जैक्टली, दैट्स इट। कैलकुलेट द सम ऑफ सैलरी बाय डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब जो जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट्स सेम है तो उनको वो चीज़ें मर्ज करती जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 20 मतलब ये दोनों चीज़ें मर्ज करती जाएंगी यहाँ पे। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी फर्दर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट। नेस्टेड ग्रुप मतलब एक ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप लगाना, उस चीज़ को मतलब डबल ग्रुपिंग, मतलब पहले इसको जैसे एक बार अंजलि मैम भी समझा रही थी कि पहले इस तरीके से अरेंज करना है, फिर इसको इस तरीके से अरेंज करना है। तो डिपार्टमेंट नंबर और जॉब के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो मतलब इसका एक एग्जांपल तुम यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो, ये इसका एक एग्जांपल है कि पहले इसने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप करा उसको, पहले उसने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मतलब नंबर्स के अकॉर्डिंग ग्रुप करा, उसके बाद जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया। इट्स सिमिलर टू दिस। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है। प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप, हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज का भी तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे वहाँ पे जैसे हम पहले वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे थे, सिमिलरली हैविंग क्लॉज का यूज़ होता है। और इसका क्वेश्चन भी आता है, एक डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, द हैविंग, तो उसका डिफरेंस है द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स। तो वो ग्रुप्स के ऊपर ही कंडीशन यूज़ करता है। हैविंग को तुम सिर्फ ग्रुप के साथ यूज़ कर सकते हो, तुम्हें पहले उसको ग्रुपिंग करना रहेगा, तब जाके तुम उसमें हैविंग का यूज़ कर सकते हो। इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज। वेयर क्लास सिर्फ और सिर्फ रोज पे कंडीशंस को थोप सकता है, मतलब जो भी रोज हैं उस पर कंडीशन लगा सकता है। वाइल वेयर कंडीशन कैन नॉट इंक्लूड एग्रीगेट फंक्शंस, हैविंग कंडीशन कैन डू सो। मतलब एग्रीगेट फंक्शन जो भी है, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, वेयर क्लॉज के अंदर ये फंक्शंस यूज़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मतलब हैविंग मतलब जो यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया गया है, वेयर क्लॉज के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन हाँ लेकिन हैविंग के अंदर ये यूज़ किया जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट। तो जॉब और तुम्हें काउंट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम EMPL, जो भी कॉलम नेम है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना है। ग्रुप बाय जॉब, कुछ पहले तो उसके बाद जॉब के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप करने के बाद हैविंग काउंट ग्रेटर देन 0, जहाँ जहाँ पे भी काउंट ग्रेटर देन 0 है वहाँ पे तुम उसका यूज़ करोगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट। और ये तो मोस्टली क्या कहते हैं, थ्योरीज है, तो इसको तुम फर्दर चेकआउट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट SQL इन अ नटशेल। मतलब इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स थे SQL के, जितना भी कोर्स के अंदर आ रहा है। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस और थ्योरी पढ़ने पे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। एंड इंटरफेस पाइथन, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंटरफेस पाइथन पे होगी। दैट्स इट।